कहा जाता है कि किसी भी देश की नीति को बदलने के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए या उसमें नया परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस भारतवर्ष में 34 वर्षों बाद ये काम किया जा रहा है। अगर आप शिक्षक हैं, छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो आपके लिए जानकारी अति महत्वपूर्ण है। पहले हमारे भारतवर्ष में पढ़ाई 10+2 के आधार पर की जाती थी, मगर अब नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3+4 में बांट दी गई है। इसमें पहले 5 वर्ष की पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज होगी, मतलब इसमें प्री प्राइमरी के तहत बच्चों को उनको किताबों की बोझ की जगह उन्हें खेल कूद के जरिए उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी और तीसरी से 5वीं की पढ़ाई में छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। यानी तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, ये 3 साल है उनके। और आगे के 3 साल में विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद क्लास 6 से क्लास 8 तक ये मिडिल स्टेज की पढ़ाई होगी। इसमें उनको जो नीति वह सरकार बनाएगी उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। इसमें छात्रों को उनके भविष्य के लिए उन्हें क्या बनना है, किस दिशा में जाना है, उनको प्रेरित किया जाएगा और उन छात्रों में विश्लेषण की क्षमता बढ़ाई जाएगी कि वो किस दिशा में सबसे अच्छे हैं। पहले की शिक्षा नीति के तहत पहले स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम था, ये सिस्टम अब ख़त्म किया जा रहा है। अर्थात पहले ये था कि कोई छात्र कोई साइंस पढ़ रहा है तो इतिहास की पढ़ाई मतलब आर्ट्स संबंधी कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स का पढ़ाई कर रहा है तो वो कॉमर्स संबंधी विषयों की पढ़ाई नहीं कर सकता था। मगर अब इस नई शिक्षा के तहत कोई भी स्टूडेंट, जैसे वो अगर साइंस का स्टूडेंट है उसे इतिहास पढ़ना है तो वो इसकी पढ़ाई कर सकता है। अगर या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है उसे साइंस या किसी सब्जेक्ट लेना है या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना है तो ले सकता है। मगर इस विषय में सरकार द्वारा अभी कोई पूल नहीं बनाया गया है। अगर सरकार द्वारा एक पूल बनाया जाता है, उस पूल के अंतर्गत साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो उस पूल में हिस्ट्री है तब जाकर वो पढ़ सकता है। और एक ये महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले 5वीं कक्षा तक बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता था, मगर अब इस नई शिक्षा नीति के तहत इंग्लिश पढ़ाना की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस समय तक बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज या राष्ट्रीय लैंग्वेज में 5वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत भारत के छात्र चीन के तर्ज पे कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेंगे। इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि नया सॉफ्टवेयर बनाने में और नया एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है इनकी भी जानकारी मिल जाएगी। कक्षा 6 के छात्र भी अब इंटर्नशिप कर पाएंगे। अर्थात इसमें अगर कोई छात्र जैसे उसे पेंटिंग की रुचि है तो वो किसी पेंटर के पास पेंटिंग जाके सीख सकता है। अगर किसी छात्र को कोई सॉफ्टवेयर पढ़ता है, उसे सॉफ्टवेयर में रुचि है तो वो किसी कंपनी में जाकर सॉफ्टवेयर संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विशेष रुचि के तहत उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र जो कि पहले उनकी परीक्षाएं सेमेस्टर के आधार पर अब कर दी गई हैं। जैसे पहले कुछ छात्र थे जो कि फाइनल एग्ज़ाम के दौरान ही तैयार करते थे, मगर अब इस नीति के तहत अब हर 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। माने प्रत्येक 6 महीने के बाद 1 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोनों सेमेस्टर को बच्चों को पास होना पड़ेगा। इन दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर ही नया रिजल्ट बनाया जाएगा और जो नया रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें सिर्फ एग्ज़ाम को ही नहीं देखा जाएगा, उसमें छात्रों के व्यवहार, एक्स्ट्रा उनके एक्टिविटी को ध्यान में रखकर ही पूरे रिजल्ट को बनाया जाएगा। यानी 360 के विषय के आधार पर। 360 का मतलब हुआ कि उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने एग्ज़ाम में कैसे अंक अर्जित किए हैं और उनके जो शिक्षक हैं वो भी उनको अंक देंगे, उनके जो सहपाठी है वो भी उनको अंक दिया करेंगे। इसके आधार पर ये इनका रिपोर्ट कार्ड 360 के आधार पर, यानी हर एक चीज़ पहलुओं को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट कार्ड उनका बनाया जाएगा। और
जो विद्यार्थी क्लास 12 पास करके अब कॉलेज में जाने वाले हैं और वो उन्हें उनका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलने पाता है, तो वो अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT को पास करके अपने मनपसंद कॉलेज में जा सकेंगे। जैसे कि कोई विद्यार्थी जिस कॉलेज में जाना चाहता है उसमें उसका दाखिला नहीं होने पाता है, तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर वो पास हो जाता है तो उसे उस कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के नंबर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। अगर किसी विद्यार्थी के 12 में उसका नंबर कम आया है तो CAT वो देकर वो दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन कर सकेगा। कॉलेज की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों में बांट दिया गया है। इसमें प्रथम वर्ष में अगर कोई लड़का 1 साल की पढ़ाई करने के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो छात्र 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वो 3 साल की पढ़ाई पूरा करता है अपने कॉलेज के समय में तो उसे बैचलर की डिग्री दी जाती है। अगर वो पूरे 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्चर के साथ डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। स्कूल के तौर पर जैसे स्कूल में बच्चे अपने हिसाब से विषयों का चुनाव कर सकते थे, उसी तरह उन्हीं से तर्ज पे कॉलेज में भी अब बच्चे अपने मनपसंद अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। इस विषय को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे जब जो मन करे वो विषय ले सकते हैं और जब चाहे उस विषय को छोड़ सकते हैं। अगर बच्चे अपने पढ़ाई के दौरान किसी अन्य भी कोर्स को करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और वो जिस भी कोर्स की पढ़ाई करेंगे उसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा किया जाएगा। जब वो अपने उस कोर्स को पूरा कर लेंगे तो वो उन्होंने कौन से कोर्स किया है, क्या उन्हें नंबर मिला है, क्या उनका ग्रेड है, उनको इस AB एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उनके नंबरों को जोड़ दिया जाएगा। और इन सब की जानकारी ऑनलाइन के द्वारा उनके इन बैंक में जमा हो जाएगा, ताकि जब वो अपने पढ़ाई पूरा कर ले तो उन्हें ये सब एक सर्टिफिकेट में एक रिजल्ट के तौर पे उन्हें दे दिया जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि इस छात्र के पास कौन कौन सी डिग्री है और उसे किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त है। इसके साथ साथ और एक बदलाव किया गया है कि स्कूलों में अब स्कूल हो या कॉलेज हो उसमें संस्कृत का भी शिक्षा दिया जाएगा। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। और ज़्यादातर फीस को लेकर सभी पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि फ़ीस क्या दिया जाएगा, तो इसके लिए सरकार एक नियम बनाएगी जिससे कोई भी कॉलेज हो या स्कूल हो वो एक निश्चित फीस से अधिक फीस नहीं लेने पाएंगे। ये जो नीति है इसे हायर एजुकेशन बिल है, ये जो कैबिनेट में पास हो गया मगर इसे भी संसद में पास होना बाकी है। इसके साथ साथ जो मानव संसाधन एवं विकास जो मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे भारत के नए शिक्षा नीति की। अगर आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हुई हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।